हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्फ एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो प्रश्न देखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही है। ठीक है, आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर या तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति है उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ, किस सन में हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर का है 1788 में, खा है 1789 में, गा है 1790 में, एंड घा है 1787 में। तो बच्चा फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, ये मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, लेकिन मैं आप लोगों को रिवीजन करा देता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में जाओ तो आप लोग बोर्ड एग्जाम का टॉपर बन के आओ। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो में आपका सामाजिक विज्ञान खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो 1789 ईस्वी है वो सही है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1789 ईस्वी में हमारा फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। अगला क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उनका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का है ऑटो वन बिस्मार्क को, खा है विलियम प्रथम को, गा है हिटलर को, एंड घा है मैथ्सिनी को। तो जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसका श्रेय इन चारों में से किसे दिया जाता है। तो उसका श्रेय इन चारों में से बच्चा ऑटो वन बिस्मार्क को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है या मुख्यमंत्री कहा जाता है। ठीक है, मतलब इनको मेन कहा जाता है, जो सबसे ज्यादा मेन थे जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें। अब आप लोग कमेंट करना कि इटली के एकीकरण का मेन कौन था, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था इटली के एकीकरण का। फटाफट कमेंट कर देना, इतना तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा क्योंकि ये जो मैंने दोनों क्वेश्चन बताया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। ऑप्शन नंबर का है 1920 में, खा है 1927 में, गा है 1930 में, एंड घा है 1935 में। तो बच्चा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब चलाया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही आंसर वो आप लोगों को गेस करना है, याद करना है। याद होगा चैप्टर नंबर 2 से है। तो 1930 ईस्वी में जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया है। ठीक है, 1930 ईस्वी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको चलाया गया था। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है या हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर का है सरदार पटेल, खा है बाल गंगाधर तिलक, गा है महात्मा गांधी, एंड घा है हमारा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन थे। जो हिंद स्वराज पुस्तक है उसको किसने लिखा था ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान भी है। जो महात्मा गांधी जी हैं वो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल तैयार करके जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर का है वाशिंगटन, खा है जिनेवा, एंड गा है आपका न्यूयॉर्क, एंड घा है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है इन चारों में से कहां पर स्थित है वो आपको याद करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन लेकर बैठो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं नोट कर लो। आज के बाद आपको सामाजिक विज्ञान में इतना पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये हमारा है स्टूडेंट की संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा अच्छी होती है। जो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है जो सबसे ज्यादा अच्छी होती है, जिसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है काली मिट्टी या काली मृदा, खा है लाल मृदा, गा है जलोढ़ मृदा, एंड घा है लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है स्टूडेंट वो हमारा कौन सा है। कपास की खेती पूछ रहा हूं बच्चों, कपास की खेती। ठीक है, तो कपास की खेती क्या होता है? काली मृदा। का से कपास, का से काली मृदा, ऐसा भी आप याद कर सकते हो एक छोटी सी ट्रिक की मदद से। ठीक है, तो ये हमारा कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी जो मृदा है वो काली मृदा है।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई? ऑप्शन नंबर का है दामोदर नदी, खा है नर्मदा नदी, एंड गा है कोसी नदी, या गा है चिनाब नदी। तो स्टूडेंट जो भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई वो आपको बताना है, ठीक है। तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो हमारा दामोदर नदी पर बनाई गई। किस नदी पर? दामोदर नदी पर जो है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई, ठीक है। देखो भारत की बहुत सारी नदी घाटी परियोजना है, लेकिन जो पहली नदी घाटी परियोजना बनाई गई वो किस नदी पर? वो हमारा है दामोदर नदी पर, क्योंकि नदियों पर हम लोग नदी घाटी परियोजना बनाते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है जिसमें रेशे होते हैं? ऑप्शन नंबर का है जूट, खा है कॉफी, गा है जौ, एंड गा है रबड़। तो आपका जो निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, तो इन चारों में से जो हमारा रेशेदार फसल है वो कौन सा है? तो वो हमारा जूट, क्योंकि जूट में रेशे होती हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से तो उसमें रेशे होती हैं, इसलिए हम लोग इसे एक रेशेदार फसल कहते हैं, ठीक है। रेशेदार फसल जिसमें रेशे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है, मतलब कौन सा है या कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? जिसमें जो एक ही फसल है और लंबे चौड़े समय तक या लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। का है स्थानांतरी कृषि, खा है रोपण कृषि, गा है बागवानी कृषि, घा है गहन खेती। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे यही पूछ रहा है कि लंबा चौड़ा मतलब क्षेत्र हो वहां फसल उगाई जाए, तो वो हमारा है रोपण कृषि। कौन सा है स्टूडेंट? रोपण कृषि। रोपण कृषि हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि झारखंड में स्थित जो कोडरमा है निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, ठीक है। जो झारखंड में स्थित कोडरमा है वो किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? किस खनिज के उत्पादक के लिए ये जाना जाता है? ऑप्शन नंबर का है बॉक्साइट, खा है अर्वरक, गा है सोना, एंड घा है जस्ता। तो स्टूडेंट जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा है? वो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का अर्वरक, ठीक है। जो कोडरमा है वो अर्वरक के उत्पादक के लिए जाना जाता है, ठीक है। कोडरमा जो है वो अर्वरक का उत्पादक के लिए जाना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, ठीक है। यहाँ आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन है जो भारत में सबसे अच्छा साधन है, जो सबसे प्रमुख माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है पाइपलाइन, खा है रेल परिवहन, गा है सड़क परिवहन, एंड घा है वायु परिवहन। तो आपका जो सबसे अच्छा परिवहन माना जाता है, जो भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, वो है हमारा सड़क परिवहन। कौन सा है स्टूडेंट? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी है, सबसे ज्यादा अच्छा है, सबसे ज्यादा सटीक है, क्योंकि हम इसके द्वारा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत आसान सा और बहुत कम समय में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 अब हम लोग देखेंगे कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके सत्ता की साझेदारी है? मतलब जो बेल्जियम है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य की सत्ता की साझेदारी है? ऑप्शन नंबर का है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, खा है आपका शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, एंड गा है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। जो केंद्र सरकार यानी कि मुख्यमंत्री, राज्य सरकार यानी कि जो मतलब सॉरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कह रहा है, ठीक है। और राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो वो हमारा है सभी सामाजिक समूहों के मध्य, ठीक है। मतलब विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है कि बेल्जियम की जो सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी है? तो वो है विभिन्न समूहों के मध्य, ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के आरक्षण सुनिश्चित नहीं है? मतलब यहाँ आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण जो है, आरक्षण की व्यवस्था वो सुनिश्चित नहीं है, ठीक है। सुनिश्चित है, सॉरी सुनिश्चित है, ठीक है, मतलब है। का है विधानसभाओं में, खा है लोकसभा में, गा है राज्यसभा में, और घा है राज्य पंचायती राज संस्थाओं में। तो स्टूडेंट जो महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा है वो है पंचायती राज संस्थाओं में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर घ जो है वो बिल्कुल सही है कि पंचायती राज संस्थाओं में जो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में
का है धर्म का कोई स्थान नहीं है, खा है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, एंड गा है केवल बहुसंख्यक वर्ग धर्म को मान्यता, एंड गा है सभी धर्मों को समान समझना। तो बताओ, बहुत ज्यादा आसान है ये तो, बहुत सारे बच्चे बता देंगे फटाफट फटाफट, क्योंकि धर्म निरपेक्ष राज्य में मतलब धर्म की तुलना धर्म से ही करा जाएगा ना, तो ऑप्शन किसमें है धर्म। धर्म का कोई स्थान नहीं है, ये गलत है। सभी धर्मों को समान स्थान समझना, सभी धर्म को समान समझना, सभी धर्म को समान स्थान देना, और सभी धर्म एक जैसा है, ये इसमें बताया गया, मतलब इसलिए ये यहाँ कहा गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर का है सतलुज बांध, खा है हीराकुंड बांध, गा है नागार्जुन बांध, एंड घा है हमारा सरदार सरोवर बांध। तो जो हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो किससे संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, अब आप लोग बता दो यार किससे संबंधित है। तो वो हमारा है सरदार सरोवर बांध। किससे है, सरदार सरोवर बांध से हमारा संबंधित है जो हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन है। ये क्वेश्चन आप लोग बताओ कि भारत में मताधिकार की आयु क्या है, कि भारत में जो मत देने की अधिकार होती है, मत दिया जाता है, वोट दिया जाता है, उसकी आयु कितनी है सब, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है 21 वर्ष, खा है 20 वर्ष, गा है 25 वर्ष, एंड घा 18 वर्ष। चलो आप लोग ये तो क्वेश्चन बता ही सकते हो कि भारत में मताधिकार की आयु 18 साल है, मतलब 18 ईयर है, ठीक है। 18 साल हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से किस राज्य, एक बार राज्य लिखो, राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, मतलब निम्नलिखित में से या निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर का है हरियाणा, खा है बिहार, गा है राजस्थान, घा है मेघालय। तो आपका सबसे ज्यादा सबसे अधिक हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो किसका है, तो वो इन चारों में से हमारा हरियाणा का है। किसका है स्टूडेंट, हरियाणा का। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखो अब, क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है। जो भारत है, भारत में जो जीविका होती है, जीविका का मुख्य स्रोत क्या है, जीवन यापन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। का है उद्योग, खा है कृषि, गा है व्यवसाय, एंड घा है कोई नहीं। तो अब आप लोग इसमें से तो कोई सही ही है, क्योंकि जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे उद्योग करना पड़ेगा, चाहे कृषि, चाहे व्यवसाय। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेन है वो है कृषि, ठीक है। बहुत ज्यादा परसेंट लोग यहाँ किसान हैं, कृषि काम करते हैं, कृषि का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 19 समझो, क्वेश्चन नंबर 19 कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर का है 1 जनवरी 1993 में, खा है 1 जनवरी 1995 में, गा है 1 जनवरी 1985 में, एंड घा 1 जनवरी 1990 में। तो आपको ये बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, 1 जनवरी 1995। देखो सब में 1 जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी चारों ऑप्शन में। अब आप लोग डिसमिस हो जाओगे और आखिर कौन सा सही है ये तो देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए आप लोग याद रखना कि 1 जनवरी 1995 इतना याद रखना, वरना तो एक जैसे सारे लग रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर का है 1982 में, खा 1984 में, गा 1985 में, घा 1986 में। तो ये हमारा 1986 में करा गया था जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो ये हमारा 20 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये आप लोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए VVIMP वो मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सारा रिसर्च किया गया, ढूंढा गया है कि बच्चे कितना कम से कम तैयार करें इस वीडियो से कि वो अच्छा मार्क्स ले आए। तो ये 20 तैयार कर लोगे तो यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा नंबर फंस जाएगा आपका बहुविकल्पी में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैं बोरिंग नहीं करूँगा, अभी तो आपको आगे और भी वीडियोस दिया जाएगा 100 ऑब्जेक्टिव का एक साथ, लेकिन ये मैंने इसलिए बनाया है कि ताकि आप लोग थोड़ा मोटिवेट रहो और इतना पढ़ो फिर आपको लगे कि मैंने कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय है वही बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला आप लोग अपनी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी है मैंने बताया था खरीद लो, उसमें लिख लेना पहला कि जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाओ। जो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी उसका संक्षेप में पता लगाना है। तो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो जर्मनी का एकीकरण बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझो, जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, राष्ट्रवादी भावना का मतलब है जो राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी ज्यादा व्याप्त थी।
मतलब जो मध्य वर्गीय के लोग थे, जो मध्य वर्ग में पाए जाते थे, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग, उसमें काफी ज्यादा व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। कहने का मतलब है उन्होंने जो 1848 में जर्मन महासंघ जो है, जर्मन महासंघ पूरा के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य का मतलब है एक अलग राज्य बनाने का प्रयास किया, ठीक है। मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। लेकिन इस पहल को जो राजशाही है और जो फौज की ताकत है, राजशाही की फौज की ताकत है, उन्होंने मिलकर इसको दबा दिया कि इस चीज को उभरना नहीं चाहिए, ये चीज जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो, ठीक है। क्योंकि राजा तो आराम से राज कर रहे थे, दुख जो था वो जनता को था, मध्य वर्गीय लोगों का था, जो निम्न वर्गीय लोगों को था, ठीक है। और उसका परसा के बड़ी भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। अब उनका जो परसा के बड़े बड़े भूस्वामी हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा धन जायदाद है, जमीन है, उन्होंने भी उनका समर्थन किया कि इस चीज को दबाया जाए, ठीक है। और उसके बाद परसा के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। परसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का संभाल लिया, नेतृत्व संभाल लिया, और उसका मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। ऑटो वन बिस्मार्क जो जर्मनी के एकीकरण का जनक है, मतलब ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने परसा की सेना है और नौकरशाही, ठीक है, की मदद ली, मतलब उनकी मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान क्या हुआ कि मतलब ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, जो ऑस्ट्रिया है और डेनमार्क है और फ्रांस से तीनों युद्धों में परसा की जीत हुई, मतलब ठीक है। अब परसा की जीत हुई तो एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अब जब परसा की जीत हो गई तो फिर ये एकीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। और जनवरी 1871 में वारसाई में एक समारोह में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। जो राजा विलियम प्रथम है, इनको जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। 1871 ईस्वी तक जो जर्मनी का एकीकरण है वो पूरी तरह से पूरा हो गया, ठीक है। ये हमारा है जर्मनी का एकीकरण, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, और आप लोग बिल्कुल तैयार कर लो। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो यहां। पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, स्पष्ट कीजिए। जो नमक यात्रा उपनिवेशवाद है के खिलाफ जो प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक थी, आपको स्पष्ट करना है। नमक यात्रा जो है, ठीक है। 31 जनवरी 1930, जो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक वायसराय इरविन को एक खत लिखा। मतलब वायसराय इरविन को एक खत लिखा, क्या करने के लिए? इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया, मतलब 11 चीजें मांगी। 11 चीजों में बहुत सिंपल चीजें थी, उनमें से कुछ तो सामान्य मांगे थी, बहुत 9 से 8-7 मांगे तो बहुत ज्यादा सामान्य थी, जो ऑटोमेटिक मिल जाती। जबकि कुछ मांगों उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। कुछ मांगे जो थी वो उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक जुड़ी हुई थी। और गांधी जी ने इन मांगों के माध्यम से समाज के विभिन्न या समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। गांधी जी इस मांग की सहायता से, इस माध्यम की सहायता से जो समाज के सभी वर्ग हैं, सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें, ताकि सभी लोग उनके अभियान में, उनकी जो आंदोलन है उसमें शामिल हो सकें। और इनमें से सर्वाधिक प्रमुख मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो नमक पर जो कर लगा हुआ था उसको समाप्त करना। नमक पर जितना भी कर लगा है उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि नमक इतना ज्यादा महंगा था ना कि कोई दूसरा चीज सोचो, केवल नमक ही नहीं खाया जा सकता था, इतना ज्यादा महंगा था खाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कर को हटाया जाए। और नमक यात्रा निकालकर गांधी जी ने औपनिवेशवाद ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह का मतलब है सत्य की अहिंसा, सत्य की तरफ आग्रह होकर के तरीके से उत्तर दिया। और नमक यात्रा वास्तव में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिरोध का एक बड़ा प्रतीक है। मतलब नमक पर कर हट गया और फिर गांधी जी की जीत हुई। और आपका जो सत्याग्रह का है, सत्याग्रह वो सबसे ज्यादा अच्छा माना गया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य की तरफ अहिंसा, सत्य पर अहिंसा करना, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगा सत्याग्रह का मतलब। ये देखो आ गया।
देखो सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, या सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, ठीक है। इस चीज को मैं आपको कुछ पॉइंट के द्वारा समझाऊंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सत्याग्रह के विचार, जो सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। सत्याग्रह के विचार जो है, सत्याग्रह के जो विचार हैं का मूल आधार जो है सत्य की शक्ति पर आग्रह। जो सत्य की शक्ति है, सत्य बोलना, ठीक है, सत्य बोलना ताकि सत्य की जीत हो, और सत्य की तरफ शक्तिगत आग्रह की खोज करना है। और गांधी जी ने इसके प्रबल समर्थक थे, जो गांधी जी थे इसके प्रबल समर्थक थे, गांधी जी इस चीज का समर्थन करते थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। अब उन्होंने इसकी व्याख्या भी की है। पहला देखो, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूं, ठीक है। पहला, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, सच्चे से काम कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो पहले पॉइंट में गांधी जी ने कहा है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपकी सोच जो है वो सच्ची है, ठीक है, आप सच्च की तरफ भाग रहे हो, सत्य की तरफ भाग रहे हो, तो यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, अगर आपका संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है अगर आपको खिलाफ वाले को हराना है, अगर आप सच्चे हो तब, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना, जो प्रतिशोध की भावना है या आक्रामकता मतलब झगड़ा लड़ाई का सहारा लिए बिना आप सत्यग्राही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं, ठीक है। जो सत्यग्राही है वो केवल अहिंसा के सहारे यानी कि सत्य बोलकर, सत्य की तरफ आग्रह होकर वो विजय पा सकते हैं, जीत सकते हैं, ठीक है, संघर्ष में सफल हो सकते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है, इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। और गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों एकता को सूत्र में बांध सकता है। अहिंसा का धर्म, सत्य बोलना, ये सारी चीजें एक दूसरे को बांध सकता है और काफी अच्छा हो सकता है, ठीक है, ये गांधी जी की विश्वास था, ठीक है। तो ये सारा आप लोग देख लो भाई, मैंने आपको बता दिया जो सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो बच्चा, देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि आपका नवीकरणीय, जो नवीकरणीय होता है और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों में अंतर लिखिए, या नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय, इन दोनों के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नवीकरणीय के बारे में। नवीकरणीय मतलब होता है ना, मतलब नवी मतलब होता है नई नई चीजों का बनना, ठीक है, बनाना, नई नई प्रक्रियाओं का संसाधन। देखो वे प्रक्रियाएं जिन्हें भौतिक या रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं से नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, दोबारा नया बनाया जा सकता है, ठीक है, मतलब काफी कम समय में, चाहे वो भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा, चाहे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, चाहे यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, हम पुनः बना सकते हैं, दोबारा बना सकते हैं नई चीज, ठीक है। तो द्वारा हम लोग नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं ऐसी प्रक्रिया को, या उन्हें हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, नवीकरणीय योग्य संसाधन। एग्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा आसान है, नवीकरणीय में आपका क्या गया है, सौर ऊर्जा लिख सकते हो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, वन भी लिख सकते हो, वन्य जीव, जो वन में जीव होता है, ठीक है, बस हो गया, इतना सारा लिख दो बहुत है, ठीक है। अगला देखो अनवीकरणीय, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। इन जो संसाधन है इनका जो विकास होता है एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। और खनिज और जीवाश्म, दो चीजें यहाँ एग्जाम्पल हैं, खनिज और जीवाश्म। ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है, और इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसको बनने में बच्चों लाखों वर्ष लग जाते हैं। और भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे हमारा पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल और डीजल जो है ना, मतलब पेट्रोल और डीजल इसका उदाहरण है, मतलब आप पेट्रोल और डीजल भी कह सकते हो और खनिज और जीवाश्म भी कह सकते हो, दोनों सही है, चाहे पेट्रोल कहो, डीजल कहो या खनिज और क्योंकि देखो आपका जो पेट्रोल होता है और डीजल होता है, ठीक है, पेट्रोल और डीजल, ठीक है, और जो हमारा खनिज और जीवाश्म, इन सबको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, काफी वर्ष लग जाते हैं, काफी समय लग जाता है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो, फटाफट नोट कर लो और फिर आप लोग ये बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब आप लोग समझो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, BIMP है आपका नागरिक शास्त्र का।
भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत में जो विधायिकाएं, विधायिकाओं में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है? भारत की विधायिकाओं में जो महिलाएं हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व का अनुपात है वो बहुत ही कम है। जैसा 2019 में लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 14.3%, 36%, यानी कि आपका 14.36% तक पहुंची थी। पहली बार इतना परसेंट पहुंचा था, जबकि और होना चाहिए, लेकिन पहली बार इतना परसेंट पहुंचा। ठीक है। और राज्यों, जो राज्य होता है, राज्य की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। 5% से भी कम है राज्य की विधानसभाओं में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ठीक है, महिलाओं की जो विधायिकाएं हैं, प्रतिनिधित्व है। ठीक है, इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत कम है। इस मामले में जो भारत है वो दुनिया के और भी जो ज्यादा देश हैं उनसे बहुत कम है। भारत जो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए, मतलब कभी अचानक में या कभी ऐसा हो जाए कि अगर एक महिला या एक मुख्यमंत्री बन जाए, जो महिला है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, तो जो मंत्रिमंडल होता है उसमें पुरुषों का ही वर्चस्व होता है, पुरुष ही ज्यादा मेन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा अर्थव्यवस्था में या अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्रक से आप क्या समझते हो? कोई दो उदाहरण लिखिए। जो अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्रक है उससे आप क्या समझते हो? कोई दो उदाहरण लिखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्रियाएं किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती। जो क्रियाएं हैं वो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती हैं, जो हमारा तृतीय क्षेत्रक है। ये क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती हैं। ये क्रियाएं जो है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक में मदद करती हैं। जैसे वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, परिवहन है, सेवाएं हैं आदि। ये सब क्या करती हैं? जो हमारा प्राथमिक और द्वितीयक में है ना, इसमें विकास में मदद करती हैं यही सारे। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं और भी मैं आपको लघु उत्तरीय पढ़ाऊंगा, ये आप इतना तैयार करो जितना मैंने बताया है। अब अगला वीडियो जो आएगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर आएगा, क्योंकि बच्चों मैं आपको एक बताया हूं कि 2 वीडियो आप इसको देखो, फिर इसके बाद एक वीडियो लाऊंगा उसको देख लेना दीर्घ उत्तरीय के लिए। ठीक है, फिर आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है ताकि आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ सको। पहले इतना पढ़ो, फिर मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बहुत सारा लाऊंगा। जितना मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया, जितना मैंने लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये सारा प्रश्न बताया है, ये आप लोग पढ़ लो। ठीक है, ये हमारा सामाजिक विज्ञान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।